हेलो एवरीवन, हम लोग टर्म 1 का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। ठीक, टर्म 1 हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। टर्म 1 का मतलब 0.5% पढ़े थे ना हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं और गॉस लॉ पढ़ा और कैप्स्टर पढ़ा और करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पार्ट पढ़े थे ना। चलो करंट पढ़ लिया था। ठीक, करंट में एक बार और देख लेते हैं ना। करंट, ठीक है, करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I = Q/T होता है। Q की जगह कितना? NE/T होता है। ठीक, या तो 1/T को F लिख सकते हैं, या तो Q = कितना? ओमेगा = 2πf होता है। तो लिख सकते हैं F की जगह Q ω/2π। फिर होता है V = R ओमेगा। तो ओमेगा की जगह V/R, तो QV/ कितना? 2πr। ये सारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये सारा फॉर्मूला करंट का हो गया। ये सब हम लोग पढ़े थे। इसका यूनिट जो होता है ये होता है हमारा एम्पियर होता है, बायोट होता है। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है और कोलिजन की वजह से करंट का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसलिए करंट में डायरेक्शन होते हुए भी कैसे क्वांटिटी है वो स्केलर, कुछ जगह टेंसर लिखा हुआ है ना। करंट के बारे में इतना पढ़ने के बाद पढ़े थे कि किसी भी मेटल में, ठीक है, ध्यान से एक एक देखते जाइए ना, किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसा कोलिजन करते हैं, कैसा मोशन करते हैं? रैंडम मोशन करने की वजह से उनका एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो कितना होता है? 0। रैंडम मोशन करने से उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? 0। इसलिए करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाती है? 0। ठीक, जैसे ही हम फील्ड लगाते हैं, ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन अलाइंड हो जाते हैं, हाँ, और अलाइंड होके एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक, और जब एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं ना तो कोलिजन की वजह से, जैसे क्या है ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उनमें फोर्स लगेगा तो वो अलाइंड हो जाएंगे। अलाइंड होने के बाद उनका मोशन एक्सेलरेटेड होगा, लेकिन कोलिजन की वजह से जितना गेन करेगा उतना लॉस करेगा और ओवरऑल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सारी चीजें पढ़े थे। ठीक है, ये हमारा कौन सा वेलोसिटी हो गया? ड्रिफ्ट। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे I = NEAVD। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, आप एक लाइन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ये कह सकते हो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना। अच्छा, ठीक, यहाँ से पढ़िए कि जो I है वो VD के कैसा है? डायरेक्टली। तो I और VD में हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, अच्छा, इससे एक चीज़ और पढ़े, A और VD = कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम ग्राफ बना लें तो ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक मिनट, हाँ, तो एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इतनी बातें हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक, उसके बाद पढ़े थे करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, या तो लिखते हो आप, ठीक है, I = J.A, है ना। करंट डेंसिटी जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्मॉल एरिया के लिए डिफाइंड होता है। स्मॉल एरिया के लिए करंट को वेक्टर लेते हैं। ठीक, अच्छा, और ले लें J, I की जगह कितना? NEAVD अपॉन कितना है? A से A कैंसिल, कितना हो गया? NEVD। बस इसमें यहाँ ये भी पता चला जो J है वो भी VD के कैसा है? डायरेक्टली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो J की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इसमें भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ना। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे? ओम्स लॉ में पढ़े थे V = कितना? IR। किसी भी वायर का अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल डायमेंशन, तो V = I होता है। और V और I में हम ग्राफ पढ़े थे, तो V और I में ग्राफ कैसा आ रहा था? स्ट्रेट लाइन। इसका जो स्लोप आ रहा था वो आ रहा था dV/dy, ये ना आ रहा था। ठीक, और ये स्लोप कांस्टेंट है इसलिए, है ना। और जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक सर्किट कहते हैं, जो नहीं करता उसको नॉन ओमिक। नॉन ओमिक सर्किट के लिए VI ग्राफ बनाएंगे ना, सबकी चीजें अपने ग्राफ अलग अलग होंगी। इसका स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। बस इनमें वहां पे कांस्टेंट है इसलिए उसको कहेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारा वेरी कर रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, R जो होता है, ध्यान से देखिए, R = 2 ml/Ne² टाउ होता है। ठीक, जहां पे टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है और लेमडा भी एक होता है, उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री, ये एक रिवीजन है बेटा, जो पहले से पढ़ा होगा ना उसको बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, लेमडा मीन फ्री पाथ है।
L जो लेंथ है, M मास है, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अच्छा R रेजिस्टेंस है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगातार जो टाइम लगता है ना उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और जितना डिस्टेंस चलता है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक। रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है, R मतलब क्या करना, अपोज, अपोजिशन इन I और फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। करंट के लो या फ्लो ऑफ चार्ज के लो ना, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट और फ्लो ऑफ चार्ज के बीच में जो अपोजिशन आता है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ये किसकी वजह से अराइज होता है, ड्यू टू कोलिजन। ये किसकी वजह से अराइज होता है, कोलिजन। अगर कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। अच्छा इसमें कई सारे क्वेश्चन है, अगर लेंथ n टाइम्स हो जाए नहीं ना तो रेजिस्टेंस जो होगा n² हो जाएगा, ठीक। अगर एरिया n टाइम्स हो जाए, ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस जो होगा, नया रेजिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा हमारा R/n²। अगर रेडियस हमारा n टाइम्स हो जाए ना तो नया रेजिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा R/n⁴। जैसे कह दिया लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस ट्रिपल तो 3 का स्क्वायर 9। वैसे एरिया और इसके लिए हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस के बारे में हो गया ना। इसके बाद आते हैं सेल, ठीक है। सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक। सेल का ये सिंबल होता है और सेल का खुद का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। सेल का जो खुद का रेजिस्टेंस होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट इज स्मॉल r। अच्छा अब समझिए सेल में दो होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। अच्छा अब समझिएगा सेल के बाद हम लोग आ जाते हैं ना कि मान लीजिए अगर सेल है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, दो रेजिस्टेंस है, स्मॉल r है, कैपिटल R और ये, ठीक। किसी भी चार्ज को, किसी एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए मतलब स्मॉल r और कैपिटल R के अक्रॉस मूव कराने के लिए जो काम करते हैं उसको EMF कहते हैं। सोचिए ना जो सेल एनर्जी देगा ना वो दोनों को देना पड़ेगा, ठीक। कोई चार्ज अगर जा रहा है तो इसके अक्रॉस भी काम करेगा, इसके अक्रॉस भी काम करेगा, तो जितना टोटल काम करता है उसको EMF कहते हैं। तो EMF कितना लिखेंगे, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल अपॉन कितना Q, ठीक। एक्सटर्नल सर्किट में जो काम करते हैं उसको टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, दैट इज W एक्सटर्नल बाई Q। इंटरनल सर्किट में जो काम करते हैं उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, W इंटरनल बाई Q। जो भी पोटेंशियल, देखो बैटरी ने दिया E, ठीक, E दो पार्ट में बट गया, एक इसमें चला गया V, एक इसमें चला गया स्मॉल v ना, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। अच्छा अगर E इसमें रिलेशन देखें तो E इज इक्वल टू कितना, V प्लस IR है ना, ठीक। I की वैल्यू यहाँ से देखें तो कितना, E अपॉन R प्लस R। E की वैल्यू V से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। अगर बैटरी चार्ज होगा तो करंट नेगेटिव ले लेंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस IR। इस केस में V जो होगा E से बड़ा होगा। कब, जब बैटरी हमारी क्या हो रही होगी, चार्ज। ये सारी चीजें हो गई ना। इतना पढ़ने के बाद बेटा देखिए इस चैप्टर में और क्या पढ़े, ठीक है, और क्या क्या है, ठीक। ये तो बेसिक सारे फॉर्मूले हो गए ना, ठीक है। और इस चैप्टर में फिर पढ़े होगे आप लोग कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज, देखो ये पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन बढ़ाए थे, देखो उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं ना, ठीक। ये तो हम एक बार बता दिए, ठीक है। पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन बढ़ाए इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहे थे। सीरीज था, पैरेलल था और मिक्स था, ठीक। हम आगे की बात करें, ठीक है। इसके बाद आगे की बात ये है, ठीक है, कि इसके बाद है किरचॉफ लॉ, ठीक। किरचॉफ लॉ में ये है ना, पहला लॉ, दो लॉ है, ठीक है। किसी भी जंक्शन के अबाउट जितने भी करंट होंगे सारे करंट का सम 0 हो जाएगा। किसी भी जंक्शन के अबाउट जितने भी करंट होंगे सारे करंट का 0 हो जाएगा। आने वाले को पॉजिटिव लेंगे, जाने वाले को नेगेटिव लेंगे। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज शो करता है, ठीक। और किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है क्लोज्ड मेश में, किसी भी क्लोज्ड मेश में जितने भी पोटेंशियल होंगे सारे पोटेंशियल का सम 0 होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, ठीक। किरचॉफ के दो लॉ, पहला लॉ कहता है जितने भी करंट हैं किसी भी जंक्शन पे सारे करंट का सम 0 होगा, और दूसरा ये कहता है किसी भी क्लोज मेश में जितने भी पोटेंशियल होंगे सारे पोटेंशियल का सम 0 होगा। पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा इतने के बाद आ जाते हैं पावर, ठीक है। पावर देखिए क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक। पावर की जगह वर्क डन, इसकी जगह WQ तो VI, फिर V की जगह IR तो I²R, फिर इसकी जगह कितना V²R, ठीक। ये हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक। अगर मान लीजिए आपसे कहा 500 वॉट, ठीक, इसका मतलब 1 सेकंड में वो 500 जूल दे रहा है ना, ये पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए पावर के बाद हम लोग आ जाते हैं ना, पावर हो गया। पावर के बाद और क्या क्या टॉपिक हम लोग का, हाँ ये कलर कोडिंग, ठीक है। कलर कोडिंग में देखिए किसी भी रजिस्टर में कितने कलर होते हैं, 4, ठीक है। एक हो गया A, ये हो गया B, C, C, D, ठीक। 4 कलर हैं, ठीक। ABCD 4 कलर मैंने मान लिया। आप वो लिस्ट देख लीजिएगा ना, जो कलर इंड के क्लोज होता है उसको फर्स्ट कलर मानते हैं, ठीक।
तो पहला दो कलर जो होता है डिजिट बताता है, तीसरा कलर मल्टीप्लायर बताता है, चौथा कलर टॉलरेंस बताता है। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा देखिए पहला दो कलर डिजिट बता दिया, फिर क्या कर दिया, डिजिट बताने के बाद इसमें मल्टीप्लायर सी कर दिए और प्लस माइनस हम क्या कर दिए, टी कर दिए, इतना हमारा ओम आएगा। बस इनमें तो पहला कलर ये सारी चीज़ों की पावर भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना, एमीटर, सबसे पहले एमीटर, ठीक है, एमीटर का काम देखिए क्या है, इसका काम है करंट को मेजर करना। ठीक, एमीटर का काम है करंट मेजर करना। ये हमेशा किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है। ठीक, अगर इसको पैरेलल में कर दोगे ना तो सारा करंट उससे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, सारा करंट एमीटर से पास हो जाएगा और मेन रेजिस्टर में कुछ जाएगा नहीं। ठीक, फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर यूज करेंगे। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको हमेशा किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। अगर इसको सीरीज में कर दोगे तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो मैक्सिमम करंट को ब्लॉक कर देगा, मैक्सिमम जितने भी करंट आएंगे उन सारे करंट को ब्लॉक कर देगा। अच्छा, और देखिएगा एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इसके बाद देखिए एमीटर है, वोल्ट मीटर है, हाँ, इसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर वीक करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर कैसा करंट मेजर करेगा, वीक करंट, और साथ में करंट का डायरेक्शन भी मेजर करेगा। सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब कि छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर लेगा ना, तो ये करंट को, ये पोटेंशियल डिफरेंस को, ये भी करंट को, लेकिन ये छोटे करंट को मेजर करेगा और साथ में उसके डायरेक्शन को मेजर करेगा। अच्छा, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है, ठीक, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है, एमीटर बनाने का मतलब ये है ना कि उसके रेंज को बढ़ा देना, तो आप गैल्वेनोमीटर में क्या करिए ना, एक शंट वायर लगा दीजिए। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। ठीक, तो यहां से जो करंट आएगा आई, करंट आएगा आई जी, इसमें कितना आएगा, आई माइनस आई जी, और पैरेलल में लगाएंगे क्योंकि मैक्सिमम करंट इसमें चला जाए तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। आई माइनस आई जे इंटू एस इज इक्वल कितना, आई जी इंटू जी रहेगा। ठीक, उसके बाद अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है ना तो आपको पोटेंशियल का रेंज बढ़ाना है, तो गैल्वेनोमीटर में आप क्या कर दीजिए, एक शंट वायर कनेक्ट कर दीजिए। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज, तो यहाँ पे IG आएगा तो V इज इक्वल टू आई जी और कितना, G प्लस एस। ये हमारा कन्वर्जन हो गया किसमें, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में और एमीटर में, ये सारी चीजें। अच्छा, आइडियल, अगर आइडियल एमीटर की बात करें तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, और आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफिनिट होता है। ये हमारे छोटे छोटे क्या हो गए, इंस्ट्रूमेंट। चलिए, इतने के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मीटर ब्रिज। ठीक, देखिए पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए 5 रजिस्टर हैं ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे है ना, ऐसे इन 5 रजिस्टर ना, व्हीटस्टोन में 5 रजिस्टर हैं। एक हमारा P Q R S, ठीक है, ये समथिंग मान लीजिए हम R स्मॉल r कर लेते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन में 5 रजिस्टर होते हैं, 4 पैरेललोग्राम के या किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स पे होते हैं। ठीक, और इनके डायगोनल में एक रजिस्टर होता है और दूसरे डायगोनल पे हमारा पोटेंशियल लगा देते हैं ना। इस कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। कहते हैं इफ P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S तो I इज इक्वल टू 0 इन R। ठीक, बीच वाला में कोई करंट नहीं जाएगा, बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगा तो कहेंगे कि ब्रिज इज इन बैलेंस पोजीशन, इज इन बैलेंस्ड पोजीशन, बैलेंस पोजीशन ना। और ये हमारा किरचॉफ लॉ पे बेस्ड होता है। बस इनमें ये हमारा किस पे बेस्ड होता है, किरचॉफ लॉ पे। इसके एप्लीकेशन जो है, ठीक है, देखिए इसके एप्लीकेशन है सबसे पहला मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का काम है किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालना। मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करके हम किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, देखिए एक ऐसे बॉक्स होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एल शेप के 2 मेटल प्लेट लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी एक मेटल प्लेट लगा होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, जिस वायर का आपको रेजिस्टेंस निकालना है वो इसके बीच में लगा दें। यहाँ से 1 मीटर का तार लगा होता है या 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लाते हैं, गैल्वेनोमीटर ला के जॉकी से कनेक्ट करके इस पर टच कराते हैं। ठीक, बैलेंस पोजीशन फाइंड करते हैं। बैलेंस पोजीशन फाइंड करने का मतलब नल डिफ्लेक्शन फाइंड करना। नल डिफ्लेक्शन का मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, उसको नल डिफ्लेक्शन कहते हैं। नल डिफ्लेक्शन फाइंड करना, और इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसका R। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस P है, इतने का Q है, इसका R है, इसका S है। ठीक, बैलेंस है तो क्या लिखेंगे, P बाई Q इज इक्वल कितना, R बाई S। ठीक,
तो यहाँ से Q मान लीजिए ये x पे जाके बैलेंस हुआ तो ये 100 माइनस x होगा ना। तो इस P की जो वैल्यू होगी, P रहने दीजिए, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, रो x बाई रो ऐसे होता है ना R बराबर रो L बाई ए, ठीक है। तो लिख सकते हैं रो x बाई ए और R S की जगह लिख सकते हैं रो 100 माइनस x बाई ए, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस x अपॉन x इंटू पी, ठीक। जहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। वो डिस्टेंस जहां पे हमारा ब्रिज क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज ना। अच्छा रेसिस्टिविटी जरा देख लीजिएगा, यहाँ मैं बताना भूल गया था, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पे ना, हाँ, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस की तरह ही होती है, रेजिस्टेंस का काम भी करंट को अपोज करना होता है, रेसिस्टिविटी का काम भी करंट को अपोज करना ही होता है। बट रेजिस्टेंस जो है लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल, डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी हमारे किस पे, एक तो मटेरियल पे और एक टेम्परेचर पे, ये सारी चीजें होगी। इसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी गिवन सेल का ईएमएफ मेजर करेगा, एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी गिवन सेल का ईएमएफ मेजर करेगा, या तो दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करेगा, और तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात ये काम करेगा, ईएमएफ मेजर कर लेगा, कंपेयर कर लेगा, किसी भी गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेगा। अब वो मेजर कैसे करेगा, देखिए करते क्या है, एक बड़ा सा, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा तार ले लो आप, एक ऐसे बड़ा सा तार ले लो, तार ले लिया, ठीक है, इस तार का लेंथ L मान लिया, इसमें आपने बैटरी लगा दिया, लगा दी बैटरी, इसका पोटेंशियल V है, V पोटेंशियल को लगा दिया L लेंथ के बैटरी पे, इसके 1 मीटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V बाई L, हो गया ना। अब आपको इस सेल का, ठीक है, EMF निकालना है, क्या निकालना है, EMF, मान लीजिए EMF E है, ठीक। इस पूरे पे तार पे पोटेंशियल V बटा है, 1 मीटर का जो पोटेंशियल है वो V बाई L है, 1 मीटर का पोटेंशियल कितना है, V बाई L। तो क्या करें, यहाँ पे एक गैल्वेमीटर ला दें, ठीक, और इसको जॉकी के थ्रू से कनेक्ट करें। अच्छा इसका पोटेंशियल मान लीजिए 2 वोल्ट है, तो जैसे से आगे जाएंगे, मान लीजिए 0.1, 0.2, 0.3 मिल रहा है, आगे जाएंगे पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक, बढ़ रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, जाते जाते इस पॉइंट पे अगर 2 वोल्ट है और इसका भी 2 वोल्ट है तो ये बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0। तो मान लीजिए x पे जाके बैलेंस हो, ठीक ना। इसके 1 मीटर का पोटेंशियल कितना है, V बाई L, तो x मीटर का कितना होगा, V बाई L इंटू एक्स, दैट इज EMF, होगा ना। और E प्रोपोर्शनल टू x, x की वैल्यू ज्यादा तो EMF ज्यादा, तो लिख सकते हैं E1 बाई E2 इज इक्वल टू कितना, x1 बाई x2, ठीक है। हम EMF निकाल भी सकते हैं, EMF कंपेयर भी कर सकते हैं, किसको यूज करके, पोटेंशियोमीटर को। जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ेगा, जैसे इसका लेंथ बढ़ेगा इसकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, इसलिए हमारा पोटेंशियोमीटर कुछ ऐसे बनाते हैं, देखिए ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे पोटेंशियोमीटर ऐसे बना होता है ना, ताकि इसका लेंथ बढ़े, लेंथ बढ़ने से सेंसिटिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये पूरा का पूरा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा है मैग्नेटिज्म, देखिए उसमें हेलो एवरीवन, हम लोग टर्म 1 का इलेक्ट्रोस्टैट डिस्कस किए थे, गॉस लॉ डिस्कस किए थे, कैपेसिटर डिस्कस किए थे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी हाफ डिस्कस किए थे ना। नेक्स्ट पार्ट ये सारी चीजें कर चुके थे, अब मैग्नेटिज्म का वीडियो करना है, ठीक। चलिए मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, ठीक। मैग्नेटिज्म के बाद हमको इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सोलेनॉइड पढ़ना है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, उसके छोटे छोटे डिफिनेशन पढ़ लेने हैं, डायपोल मोमेंट पढ़ना है, और उसके बाद हमको EMI पढ़ लेना है, EMI के बाद हमको AC पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए मैग्नेट, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के कितने मेथड होते हैं, देखिए 3 तरह से किया जा सकता है ना। पहला बाय करंट, दूसरा बाय मूविंग चार्ज, तीसरा बाय मैग्नेट। देख कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना हो तो उसके 3 तरीके हैं, करंट है, और बाय मूविंग चार्ज है, और मैग्नेट है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे निकालना हो तो हमको 2 चीज चाहिए, एक तो हमको चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक हमको चाहिए डायरेक्शन, ठीक। कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमको मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड में हमारा देखिए 3 तरीके हैं, करंट, मैग्नेट, मूविंग चार्ज और मैग्नेट। अच्छा अब ध्यान से देखिए, अगर करंट से निकालते हो ना, तो करंट से अगर कहीं पे करंट दिया है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस तरह से 2 तरीके हैं, ठीक। पहला है बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, और दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। ये चीज हो गई। अच्छा
मैग्नीट्यूड तो हम इन तीनों में से किसी की वजह से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, स्विंग रूल, कई सारे रूल है ना, या क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक, हम बस एक रूल पढ़ रहे हैं जिससे हमारा काम हो जाए ना, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन है। अच्छा, पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे ये करंट अगर ऐसे जा रहा है, ठीक, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पे और क्यू पे, ठीक है, कहीं पे निकालना है, तो आप क्या करिए, राइट हैंड लीजिए। राइट हैंड का थंब जो है वो क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन, और बाकी ये जो पाम है ना, ये पाम या जो कर्लिंग फिंगर है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे अगर करंट ऊपर है तो ये पाम इधर घूम रहा है ना, इसका परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर। लेकिन यही चीज अगर इस पे करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। ठीक, अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब जरा मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे, जैसे ना इसमें इस पॉइंट पे अंदर की तरफ है, लेकिन इस पॉइंट पे करोगे तो बाहर की तरफ है ना। तो कहीं पे भी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन हो गया ना। अब ध्यान से समझिए, हमको करंट की वजह से पढ़ना है, करंट की वजह से वो भी बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ में, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, अगर पढ़ें तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग ऐसे एलिमेंट वायर है, इसमें छोटा सा एलिमेंट डीएल लेते हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये थीटा है, ये आर है, तो बी की वैल्यू जो होती है म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ना, जहां पे आई करंट है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस इज डीएल एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और ये म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट है। म्यू 0/4 पाई की वैल्यू जो होती है 10 पे पावर -7, ठीक, जहां पे म्यू नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी, ठीक है, जैसे एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी, वैसे इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक, या ऐसा सोचिए, इसमें जो डीएल का डायरेक्शन है, डीएल इज पैरेलल टू आई, ठीक, जो भी हम ये मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं, ये छोटे करंट एलिमेंट डीएल की वजह से निकाले हैं, और डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो म्यू 0/4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन क्या, आर क्यूब, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। किस फॉर्म में आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, और ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये हमारा बायोट-सेवर्ट्स लॉ हो गया ना। बाकी यहाँ पे डायरेक्शन जो है आप डीएल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हो। देखिए डीएल पे रखिए, आर पे जाइए तो अंदर आ रहा है, ठीक, और करंट अगर ऊपर जा रहा है तो अंदर आएंगे तो अंदर आ रहा है। देखिए करंट ऊपर जा रहा है ना, तो अंदर हाथ रखिए राइट हैंड को, तो अंदर जा रहा है, ठीक, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, डीएल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हो, और आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो ना, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक। इसके एप्लीकेशन देखिए इसके एप्लीकेशन में ये है कि अगर आपके पास कोई वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट वायर है, ठीक है, और पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो ज्वाइन करिए, ये डिस्टेंस आर, ये एंगल हमारा θ1, ये एंगल हमारा θ2, ठीक है, आर जो है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, θ1 ऊपर वाले एंड का एंगल है, θ2 नीचे एंड वाले एंगल है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये होगा म्यू 0/4 पाई आई बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ड्यू टू फाइनाइट वायर, ठीक। अगर यही चीज वायर जो है फाइनाइट ना होके, ठीक, अगर इनफाइनाइट वायर हो जाए, ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए दोनों 90 कर देते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 अपॉन, ये मान लीजिए 1991, तो 2 पाई आई बाई आर के कैसा इन्वर्सली, इस पे कई सारे क्वेश्चन भी हैं। अगर सेमी इनफिनाइट वायर हो जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू 0/4 पाई आई बाई आर, ठीक है। इनफिनाइट वायर है तो ये है, सेमी इनफिनाइट वायर है तो ये है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ना, ड्यू टू हमारा फाइनाइट इनफिनाइट वायर, ठीक। अच्छा, वायर के बाद आते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ठीक। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रिंग है, ऐसे कोई रिंग है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस आर है, अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, ठीक, मेरे पास कोई करंट कैरिंग रिंग है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, जैसे रिंग वाला पढ़े थे ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था, इसमें 0 नहीं होता है ना, इसमें फॉर्मूला आ जाएगा म्यू 0 I/2R, ठीक। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग है, कहाँ पे, सेंटर पे। अच्छा, इसमें देखिए ऐसा निकालेगा ना, सबसे इजी तरीका देखिए, ये करंट बताता था तो ये फील्ड बताता था, इसमें उल्टा कर लीजिए ना, करंट को घुमाइए, करंट ऐसे है ना, करंट के डायरेक्शन पे हाथ को घुमाइए राइट हैंड को, तो देखिए बाहर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे किधर हो गया, बाहर। अगर करंट अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता, अंदर। अच्छा,
अगर यही चीज हाफ रिंग हो जाए, ऐसे मान लीजिए ऐसे हाफ रिंग है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/4r हो जाएगा, ठीक। या मान लीजिए ये पार्ट है, एक आर्क ऑफ द रिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए करंट I है, आर्क ऑफ द रिंग है, जिसका एंगल हमारा थीटा है, तो B की वैल्यू जो हो जाएगी μ0I/4πr थीटा, ये चीज हो गई। बस नहीं, दिस इज द आर्क ऑफ द रिंग। ये सारी चीजें जो हैं हम अभी मैग्नेटिक फील्ड निकाले, कहाँ पे निकाले, सेंटर पे। अच्छा, अगर यही चीज मान लीजिए एक्सिस पे पूछे, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसा ना रिंग, ठीक, इसका रेडियस r है, इसका डिस्टेंस a है। अब हम पॉइंट P पे पूछे, पॉइंट P कहाँ पे आ गया, एक्सिस पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B की वैल्यू μ0I/2r² होगा, हो गया। अगर नंबर ऑफ टर्न भी है इसमें ना, तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, कहाँ पे, एक्सिस पे हो गया। और देखिए इसको ऐसे बनाइए, देखिए ऐसे, देखिए करंट ऊपर जा रहा है ना, ऐसे करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक। तो फील्ड ऐसे है और फील्ड ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कहां से कहां घूमती है, देखिए ऐसे जा रहा है ना, मतलब लाइन ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। अगर इसका ग्राफ पूछे तो सेंटर पे मैक्सिमम होता है बेटा ना, सेंटर पे ऐसे कुछ बनेगा, बस नहीं, ये सेंटर पे हमारा मैक्सिमम। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ पढ़े थे तो वो ग्राफ हमारा ऐसे कुछ आ रहा था ना, जिसमें मैक्सिमम कहाँ था, A/रूट पे, इसमें मैक्सिमम कहाँ पे है, सेंटर पे। ये हो गया हमारा रिंग। अच्छा, रिंग के बाद आ जाइए, ठीक है, ये हमारा रिंग भी हो गया। अब इसके बाद सोलेनॉइड पढ़ लेते हैं। देखिए सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड तो वैसे ACL का एप्लीकेशन है, लेकिन देख लीजिए हम ऐसे ही फॉर्मूला रिवाइज करा रहे हैं इसलिए बता दे रहे हैं ना। अरे आप लोग ACL पढ़े होंगे, ACL में क्या पढ़ा, एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़े थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, कहीं पे भी अगर पढ़े ACL में तो लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल कितना, μ0I और I टोटल, नहीं ना, टोटल वो भी कैसा, इनसाइड, जो इसके अंदर होगा, ठीक। ACL के अकॉर्डिंग हमारा BDL इज इक्वल टू μ0I टोटल, I टोटल वो भी कैसा, इनसाइड। और करंट का डायरेक्शन चेक कर लीजिएगा, अगर कोई करंट बाहर आ रही है तो उसको प्लस ले लीजिएगा, कोई अंदर आ रही है तो माइनस ले लीजिएगा, लेकिन उन्हीं करंट को लीजिएगा जो लूप के अंदर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के ऊपर तार लपेट देते हैं, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसका काम क्या है, हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक। अगर जनरल सोलेनॉइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, μ0NI/2 cos θ2 माइनस cos θ1, जहां पे स्मॉल n जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ड्यू टू सोलेनॉइड। अच्छा, ये सब अभी जनरल पढ़ रहे हैं, थोड़ा और देख लीजिए। जनरल के लिए किसी भी पॉइंट P पे अगर पूछे, जनरल सोलेनॉइड के लिए किसी भी पॉइंट P पे पूछे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा μ0NI होगा। लेकिन अगर इंड पे पूछें, ठीक है, तो इंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो μ0NI/2 होती है, ठीक। इंड पे कम होता है, अंदर कांस्टेंट होता है। तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं ना, ये देखिए, अगर ये सोलेनॉइड है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ये ऐसे कुछ होगा, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे कुछ होगा ये, ठीक। इंड पे दूर दूर होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक है, लेकिन अंदर हमारा ऐसा होगा, ठीक। अगर यही चीज हम मान लीजिए आइडियल सोलेनॉइड, अगर ये चीज हम आइडियल सोलेनॉइड पूछते हैं, ठीक, तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये μ0NI होता है, ये ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट आएगा ऐसे, ये चीज आ गया नहीं, ऐसे आ गया, समझ में आया। ये चीज है, दो केसेस हैं, एक जनरल है और एक हमारा कौन सा सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड है, ठीक। अच्छा, इतने के बाद हम लोग देखिएगा और समझ लीजिए, बाकी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, ठीक, तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये ऐसे बनेगा। ऐसे बनने का मतलब कि इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ है, ऐसे। बाकी उल्टा अगर लपेट लेंगे तो ये बना लेंगे, ठीक। ये सारी चीजें हो गई ना। हमारे पास जनरल सोलेनॉइड हो गया, आइडियल सोलेनॉइड हो गया, टोरॉइड, ठीक है, टोरॉइड पढ़ लेते हैं। देखिए टोरॉइड में क्या है, ठीक, टोरॉइड एंडलेस सोलेनॉइड, एंडलेस सोलेनॉइड ना। कोई अगर सोलेनॉइड में एंड नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, टोरॉइड। देखिए ऐसे ऐसे, ये है, इसमें तार लपेट दीजिए ऐसे, सोलेनॉइड ही है ये, ठीक। ये चीज हो गया, ठीक। इसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। इसके बाहर भी कितना होगा, 0। अंदर की बात करें तो फॉर्मूला होगा μ0NI, ये चीज होगा। इसमें भी μ0NI होता है। इसमें n की वैल्यू जो होती है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। इसमें जो n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न 2πr होता है, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। ये हमारा सोलेनॉइड हो गया और ये हमारा टोरॉइड हो गया ना। ये सारे एप्लीकेशन हो गए ना। अच्छा, अगर कोई सिलेंडर है, मान लीजिए कंडक्टिंग इन्फिनाइट सिलेंडर है, ठीक, तो करंट तो सरफेस पे होगा ना।
अंदर कोई करंट नहीं है तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। अगर मान लीजिए इसके बाहर पूछें r डिस्टेंस पे तो इन्फिनाइट बार की तरफ b की वैल्यू जो होगी μ0 I/2πr हो गया ना, ठीक। लेकिन अगर सरफेस पे पूछे, मान लीजिए रेडियस है b एट सरफेस पूछें तो μ0 I/2π कैपिटल R, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये r के इन्वर्सली है। तो इसका ग्राफ अगर बना दे तो अंदर तो कुछ मिलेगा नहीं, ये बनेगा b और r के बीच का ग्राफ। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ना। देख लीजिए ये सारी चीजें पढ़े और अभी जितनी चीजें पढ़े हैं ना सब में हम करंट पढ़े। देखो पहला हम करंट वाला पढ़ लिए और हम लोग ACL पढ़ लिए, समझ में आया? देख लो इसमें, ठीक है। इसको आप लोग नोट करके रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए इसके आगे चलते हैं, सुनिएगा इसके आगे। इसके बाद जो है हमको ये पढ़ना है, ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक। देखिए किसी भी अगर चार्ज को मूव कराएं और मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए फोर्स ऑन मूविंग चार्ज की अगर बात करें तो मान लीजिए कोई चार्ज है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, ऐसे कभी घूम रहा है, मान लीजिए ना, ठीक, ये चार्ज ऐसे घूम रहा है तो फोर्स जो होता है Q V क्रॉस B होता है, ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक। अच्छा, तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो V क्रॉस B के पैरेलल होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए V क्रॉस B के कैसा होगा? परपेंडिकुलर, ठीक। ये हमारा फोर्स हो गया। अच्छा, इसमें है कि V और F, ठीक, मान लीजिए V और B आपस में पैरेलल है तो एंगल 0 है तो लगने वाला फोर्स हमारा कितना होगा? 0। तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर V जो है B के परपेंडिकुलर है तो F इज इक्वल टू QVB होगा, पाथ हमारा सर्कुलर होगा, ठीक। और सर्कुलर होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे तो mv²/r, तो r बराबर mv/qb होगा। और mv की जगह लिख सकते हैं √2mk लिख सकते हैं क्योंकि ये मोमेंटम है, और q की जगह लिख सकते हैं k काइनेटिक एनर्जी है ना, तो q × v लिख सकते हैं अपॉन कितना? qb। ये सारे फॉर्मूले हैं। अच्छा, अगर रेडियस पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2πr/v। देखिए तो 2π/v और r की जगह कितना? mv/qb, 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो उसी का रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, ये भी हो गया। अच्छा, टाइम पीरियड की जो वैल्यू है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, 2πm भूल गया, ठीक। ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, आपकी वेलोसिटी कितनी भी हो टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा? सेम। अच्छा, अब अगर v एंड b सर्टेन थीटा पे है, मान लीजिए ये b है, ये v है, ठीक, ये थीटा पे है, ठीक है ना, तो इसके दो कंपोनेंट, एक होगा v cos थीटा, एक होगा v sin थीटा। v cos थीटा इसको स्ट्रेट लाइन देगा, v sin थीटा इसको परपेंडिकुलर मोशन मतलब सर्कुलर देगा, इसका पाथ हेलिकल हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो गया, ठीक। और एक कंप्लीट रोटेशन में जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा उसको पिच कहते हैं। तो पिच मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को स्पीड न्यू टाइम, आगे कौन ले जा रहा है? v cos थीटा। और एक कंप्लीट रोटेशन में ना, रोटेशन का मतलब टाइम पीरियड, तो 2πm/qb, ये भी चीजें आ गई, ठीक। उसके बाद है हमारा, इतनी बातें समझ में आ गई ना। अच्छा, इसके बाद इसी के बेसिस पे हमारा साइक्लोट्रॉन काम करता है। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? चार्ज को एक्सेलरेट कराना। ये सारी चीजें हो गई, ठीक। अच्छा, इतने के बाद हमको पढ़ना है, और ध्यान से देखते जाइए ना, अगर कोई चार्ज चल रहा है, ठीक है, कोई चार्ज, अच्छा किसी भी फील्ड, एक चीज और, ठीक है, किसी भी चार्ज पे नेट जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो QE लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो V क्रॉस B भी लगेगा। इसी नेट फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक। इस नेट फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहेंगे? लॉरेंज फोर्स। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए कहीं कोई चार्ज अगर चल रहा है v वेलोसिटी से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछे, ठीक, चार्ज चलेगा, करंट होगा, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है b की वैल्यू μ0/4πi v क्रॉस। देखिए इसी में रखना है, हम लोग पढ़े थे ना कि μ0/4πi dl sin θ/r², यही ना। तो आप i की जगह q/Δt रख दो और dl की जगह हमारा क्या रख दो? v × Δt, तो qvb ऐसे हो जाएगा। i की जगह ये हो जाएगा qv sin θ/, कितना? r²। ये हमारा फोर्स हो जाएगा ड्यू टू क्या? मूविंग चार्ज। अच्छा, और आ जाइए, सुनिएगा ध्यान से, अभी और कोई टॉपिक है। अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो फोर्स लगता है F = I L क्रॉस B, ये ना, या तो IBL sin थीटा हो गया। दिस इज द फोर्स, ठीक। अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड IBL sin थीटा ना, जहां पे L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का कैसा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये L जो है ये पाथ के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अब यहाँ पे पढ़े थे दो,
दो अगर फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है ना, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक। और अगर यही चीज मान लीजिए एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज हो गया, ठीक। इसके बीच में जो फोर्स पड़े होंगे ये आया होगा μ0/4 पाई फोर्स, ठीक है, I1 I2, ठीक, अपॉन R और ये हो गया L, ठीक ना। दिस इज द फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट वायर, ठीक। ये बीच का डिस्टेंस कितना है R, ये पढ़ लिया। इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े फोर्स पढ़ लिया टॉर्क, ठीक है, टॉर्क। या टॉर्क के बाद पहले वो आ जाइए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पहले आ जाइए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से पढ़ने से पहले पढ़िए पोल स्ट्रेंथ। देखिए पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, फोर्स बाई मास, ठीक, फोर्स बाई मैग्नेटिक फील्ड, बी मास नहीं, फोर्स बाई मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, चलिए। तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को कहते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ, F/m, ठीक है। अच्छा, हमको मैग्नेट जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दो तरह से पढ़ना है, एक बार बार मैग्नेट का पढ़ना है, ठीक है, और एक बार करंट कैरिंग कॉइल का, ठीक। बार मैग्नेट जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका पोल स्ट्रेंथ m है, इसके बीच का डिस्टेंस 12 है, तो m = 2ml होता है, ठीक है। स्मॉल m यहाँ पे क्या है, पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल M क्या हमारा डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। अच्छा, अगर कहीं पे करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, कहीं पे करंट कैरिंग लूप है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है I × A होता है, ठीक। और इसमें m का डायरेक्शन वही होता है जो A का, m इज इन द डायरेक्शन ऑफ A एंड A इज इन द डायरेक्शन ऑफ B, याद रखिएगा, ठीक। कहीं पे करंट कैरिंग लूप है तो I × A लगेगा। इसका यूनिट जो होता है ये होता है हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, एक चीज और, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मान लीजिए अगर कोई बार मैग्नेट है ऐसा, ठीक है, और इसका डाइपोल मोमेंट जो है m है, इसको ऐसे काट दिया गया, काटा गया कौन से एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल, तो इसका नया कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, ऐसे काटने से इसका पोल स्ट्रेंथ कैपिटल M, ये मान लीजिए m था तो ये कितना हो गया m/2, इसका लेंथ L था, अभी भी L है, ठीक। तो m की वैल्यू नया m डैश जो आएगा m/2 × L, दैट इज mL/2, इसका हाफ हो गया, ठीक है। मतलब आप हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, लेकिन आप वर्टिकली काटोगे ऐसे 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 काटोगे, नहीं ना, काटोगे पोल स्ट्रेंथ तो m रहेगा लेकिन लेंथ हाफ हो जाएगा, तो फिर से m डैश की वैल्यू mL/2 होगा, दैट इज m/2 होगा, ये भी हो गया, ठीक। हॉरिजॉन्टली काटिए चाहे वर्टिकली, m की वैल्यू m/2 होगी ना। और ये कहां से कहां मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये साउथ टू नॉर्थ। अगर दो बार मैग्नेट है, ऐसे मान लीजिए दिया है, ठीक है, ये ऐसे दिया है, तो एक का मान लीजिए ये कुछ है, ये कुछ है, मान लीजिए एंगल 60 है, ये m है, ये m है, तो कितना हो जाएगा, m√3 हो जाएगा ना। इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा ना। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन का अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालें तो m = होता है EVR/2, ठीक है। दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद है हमारा बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन जो होता है किसी भी एटम के फर्स्ट शेल में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पहला स्टार्टिंग वाला पहले शेल में इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन। इसकी वैल्यू 9.27 × 10⁻⁻²4, ठीक है, जूल पर टेस्ला होती है, ठीक है, ठीक, जूल पर टेस्ला होती है। बोर मैग्नेट्रॉन इज द यूनिट ऑफ या स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का स्मॉलर यूनिट जो होता है वो dBi होता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आता है बोर मैग्नेट्रॉन के बाद आता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज के लिए EVR/2 और MVR, है ना, MVR, तो VR से VR ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये 2 है ना, ठीक है, VR से VR कैंसिल तो E/2m आएगा, ठीक। ये हो गया गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो मैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इसके बाद आता है किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क बराबर m × b, ठीक है, या तो mb sin थीटा कह सकते हैं,
कह सकते हैं ना, जहाँ पे M मैग्नेट डायपोल मोमेंट है, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, और बार मैग्नेट में अगर मान लीजिए हम मैग्नेटिक फील्ड पूछें एक्सिस पे, ये एक्सियल पोजीशन है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ना, इसमें हो जाएगा B इज इक्वल टू, ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ते थे ना, उसमें एक्सियल पोजीशन में पढ़ते थे, ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो क्या लिखेंगे, उसमें आता था, याद करो 2kp/r, ठीक। तो यहाँ पे आएगा μ0/4π, ठीक है, 2m/r³ आएगा ना, ये एक्सियल है। अगर आप इसको इक्वेटोरियल पे पूछोगे, ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल पे वैल्यू आएगी μ0/4π m/r³, और अगर जनरल पूछोगे तो μ0/4π m/r³ √ क्या 3 cos² θ + 1। ये सारी चीजें बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सेम है ना, ये पूरा का पूरा आपका मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक। मैग्नेटिज्म में और छोटे मोटे डिफिनेशंस हैं, देखिए देखिए और क्या क्या है, सुनते जाइए क्या है। इसके बाद है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अर्थ में खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, कहाँ से होता है, क्योंकि अर्थ के कोर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, फ्री चार्जेस घूमते हैं तो करंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये रीजन है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे, ठीक है, इसमें पढ़ना है, देखिए एक होता है प्लेन, ठीक, कोई प्लेन, ठीक है, जो कहाँ से पास करे, सेंटर से पास करे, और जोग्राफिकल नॉर्थ पोल जोग्राफिकल साउथ से पास करे तो उसको कहते हैं जोग्राफिकल मेरिडियन, और बाकी मैग्नेट वाले से पास करे तो मैग्नेटिक मेरिडियन, यही ना। इनके बीच में जो एंगल बनता है थीटा, इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, थीटा इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ना। और मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक कंपास जितना एंगल झुकता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप, समझ में आया। मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको कह रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक। और मैग्नेटिक मेरिडियन में सिंपल सी बात है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन में जितना ये झुकेगा, ऐसे डिप हो जाएगा, झुक जाएगा, उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप। अच्छा, मान लीजिए ये ऐसे ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और ये जितना झुका उसको डिप कह दिए, तो ये क्या B cos अल्फा और ये क्या B sin अल्फा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो B हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर B वर्टिकल का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, बाकी tan अल्फा इज इक्वल टू BV/BH। ये हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बाद छोटे जो डिफिनेशन है, काई है, काई इज इक्वल टू I/H होता है, ठीक है, जितना वो इंटेंसिटी, जैसे I जो होता है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको I कहते हैं, जितना वो मतलब मैग्नेटाइज हो जाए ये बताता है ना, और जो हम लगाएंगे उसको H कहते हैं, इसके रेशियो को काई कहते हैं। म्यू R जो होता है, μ/μ0 होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, ऐसे छोटे छोटे डिफिनेशन ये सब देख लीजिएगा ना। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हमारा, ध्यान से देखिए, EMI, ठीक है। EMI में, ठीक, EMI में सबसे पहले आपको पढ़ना है फ्लक्स, तो phi इज इक्वल टू BA cos थीटा, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है, phi इज इक्वल टू BA cos थीटा ना। बाकी इस पे क्वेश्चन है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, मान लीजिए ऐसे, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, phi इज इक्वल टू BA cos थीटा, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अगर हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे जाएं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय एनी सरफेस, ठीक है ना, किसी सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है दैट इज कॉल्ड हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। इसके बाद है हमारा फैराडे लॉ, ठीक है। फैराडे ने क्या कहा कि कहीं पे भी अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो वहां पे EMF आएगा, दैट EMF इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। तो E इज इक्वल टू क्या d∅dt, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न दिया है तो N_d∅dt हो जाएगा, ठीक। ये फैराडे लॉ कह दिया, ठीक है। फिर आगे लेंज, ठीक है, लेंज ने कहा कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ये तो सही है, ठीक है, लेकिन आने वाला जो इंड्यूस्ड EMF है, ठीक है, ये इंड्यूस्ड EMF अपने कॉज को अपोज करेगा। कहीं पे करंट बढ़ने की वजह से आ रहा है तो करंट को घटाना चाहेगा, कहीं पे करंट घटने की वजह से आ रहा है तो करंट को बढ़ाना चाहेगा, तो ये अपोजेस इट्स कॉज, ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि बाप बेटे को अपोज करेगा, वही चीज है ना, ठीक। ये हो गया। अच्छा, I इज इक्वल टू V/R का मतलब E, V की जगह E ना, E/R कर लें, मतलब ये लिखेंगे N/R d∅dt, ठीक है। ये इंड्यूस्ड EMF है, ये इंड्यूस्ड करंट है ना। फैराडे लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं BVL, ठीक है, BVL पढ़ लेते हैं। हमारा ये है मोशनल EMF है, मोशनल EMF पे कुछ काम कर लीजिएगा, ठीक, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। बाकी आपके पास, अब देखिए, अगर कोई आपके पास कॉइल है, सपोज दैट, चलिए आपके पास कोई कॉइल है, ठीक है,
उस कॉइल में करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो करंट के चेंज होने से, ठीक, तो इस कॉइल में वैल्यू, करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो करंट चेंज होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से उसका क्या होगा, हमारा फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ आएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक। अच्छा, ये कॉइल में खुद में चेंज हो रहा है ना, खुद की चेंज की वजह से आ रहा है, तो इस इंडक्शन को कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, आने वाले जो फ्लक्स है इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली, ठीक, करंट अगर ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल कितना, एल आई, ठीक, जहां पे एल जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ठीक। अच्छा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी या एन डी फाई बाई डी टी ना, तो डी बाई डी टी एल आई, एल बाहर, तो क्या लिखेंगे, एन डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो डी आई बाई डी टी यहां से ये भी निकाल सकते हैं, ये लिखा हूं एल एन, ठीक है, या एन हटा देंगे तो डी आई बाई डी टी, तो लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी, यहां से लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, हो जाएगा ना, बाकी इसकी यूनिट हेनरी हेनरी होती है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दो कॉइल में अगर बात करें, जैसे मान लीजिए दो कॉइल है, एक, ठीक है, एक और कॉइल है, ठीक है, दो कॉइल में जैसे मान लीजिए कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इस कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी चेंज हो रहा है, तब इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, ठीक, जिसमें आप करंट, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हैं यार, सॉरी, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, आप एक कॉइल में करंट चेंज करिए, दूसरे में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये कैसा इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है ना, ये म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। अच्छा, जिसमें आप करंट दोगे उसको प्राइमरी कहोगे, और जिससे लोगे उसको क्या कहोगे, सेकेंडरी, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी में, फ्लक्स इसमें चेंज होगा प्राइमरी में, लेकिन करंट, या एक मिनट बेटा मैं गलत बोल दिया हूं, सॉरी, आप दोगे करंट प्राइमरी को, चेंज होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्राइमरी के करंट की वजह से हो रहा है, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा फाई ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू एम आई पी, जहां पे एम जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक, जो एल था यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस था, और एम जो था वो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, बाकी सारा फॉर्मूला ये सेम है, ठीक। अच्छा, एनर्जी इन सेल्फ इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर होगा, एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर हो गया, बस इतना ही, ये सारी चीजें हो गई ना। आप म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड का पढ़ लीजिएगा, म्यू स्क्वायर म्यू एन स्क्वायर वी बाई 2 होता है, बाकी दो कॉइल का पढ़ लीजिएगा, ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद आपका आता है ईडी करंट, ठीक है, ईडी करंट, कहीं पे भी अगर किसी कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, किसी मेटल प्लेट में, ठीक, किसी मेटल प्लेट में आप करंट दीजिए और करंट आपका चेंज हो रहा है, तो उस करंट चेंज की वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा, उस इंड्यूस्ड करंट का जो शेप होता है ना, वो समुद्र में होने वाले ईडी करंट के पैरेलल होता है, इसलिए इस करंट को कहते हैं ईडी करंट, ठीक। किसी भी मेटल में आप करंट दीजिए, करंट को चेंज करिए, उस चेंज की वजह से एक करंट आएगा या इंड्यूस्ड करंट आएगा, उस इंड्यूस्ड करंट का जो शेप होगा ओशन करंट के जैसा होगा, इसलिए उसका नाम क्या कह दिए, ईडी करंट। ब्रेक अप्लाई करने में यूज होता है, कई जगह यूज होगा ना, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, यह समझिए, ठीक, पहले आज इतना पढ़ लीजिए, ठीक है, ये पूरा मैग्नेटिज्म और ये सारी चीजें डिस्कस कर दिया, ये आज इतना पढ़ लीजिए, इसका ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा है और एसी पूरा है, उसको मैं पूरा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अगर आप लोग को इससे कुछ भी हेल्प मिल रही है तो आप इसको जरूर देखिए और सब लोग को शेयर करिए, अगर आप लोग को हेल्प मिल रही है तभी हम इसको आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर हम यहाँ रोक दें ना। बाकी थैंक यू।